ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग तैयार हो जाइए। आज इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा क्लियर करेंगे। कम ऑन। तो चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या समझा आपने? केमिकल इफेक्ट। केमिकल के बारे में आप जानते हो, पूरी दुनिया रोज हम केमिकल के बीच में ही रहते हैं। शुरुआत केमिकल से होती है और केमिकल पर ही सो जाते हैं लास्ट में। तो बहुत सारे केमिकल पर डे हम यूज़ करते हैं। वाटर, जो फूड हम लेते हैं वो भी डिफरेंट केमिकल से ही मिलकर बने हुए हैं। साल्ट, सब्जी में दाल में डालते हैं। साबुन यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। जितनी भी चीज़ें हम जनरली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं सभी को बनाने में केमिकल का इस्तेमाल होता है। तो केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी आप जान रहे हो अच्छी तरह से। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक बल्ब जलते हैं, इलेक्ट्रिक फ़ैन मूव करता है, उन सब के लिए इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत होती है। तो उसी इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफ़ेक्ट के बारे में हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी केमिकल से होकर गुज़रता है तो उस केमिकल में क्या चेंजेस होते हैं, उस केमिकल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को इंट्रोडक्शन से। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो। किसका फ्लो? इलेक्ट्रिकल पावर का फ्लो या इलेक्ट्रिकल चार्ज का फ्लो। इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे चार्ज यानी कि आवेश, राइट, वायर में फ्लो होता है तो उसी को आप इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, न्यूक्लियर पावर एंड अदर नेचुरल सोर्सेज। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। इट इज़ प्रोड्यूस्ड, ये कैसे प्रोड्यूस, कैसे पैदा की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है? फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के, एनर्जी के बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे कोल यानी कोयला, नेचुरल गैस, हिंदी में इसको प्राकृतिक गैस कहते हैं, ऑयल, आप जान रहे हो तेल है ये, यानी जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल डीजल लाइक। इसी तरह न्यूक्लियर पावर, राइट, नाभिकीय शक्ति या नाभिकीय ऊर्जा, नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो पावर होता है। एंड अदर नेचुरल सोर्सेज, और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से, नेचुरल सोर्सेज से जो एनर्जी प्राप्त होती है, मिलती है, उसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन, उसके कन्वर्जन से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है भाइयों? कोयला, नेचुरल गैस, ऑयल, न्यूक्लियर पावर एंड अदर सोर्सेज जो है, इनसे जो एनर्जी मिलती है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, उसको एक अलग एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। ओके, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी सोर्सेज। ये जो कोयला, नेचुरल गैस, ऑयल, न्यूक्लियर पावर, इन सभी को क्या कहते हैं हम? ये सब एनर्जी के कौन से सोर्स हैं? दीज आर कॉल्ड प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, समझ लो, राइट। एनर्जी के प्राइमरी सोर्सेज हैं, प्राथमिक स्रोत है, मूल स्रोत है, यहीं से ही ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसिक पार्ट ऑफ नेचर and it is one of the most widely used forms of energy. Electricity is a basic part of nature. Electricity क्या है? Electricity प्रकृति का एक बेसिक पार्ट है, मूल भाग है,
यानी कि वैद्युत ऊर्जा भी एक प्रकार की प्राकृतिक ऊर्जा ही है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी। देखो हर तरह की एनर्जी का अलग अलग इस्तेमाल है। कोयले की से भी एनर्जी मिलती है, उसका इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल, डीजल, ओके, पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, हर किसी से एनर्जी मिल रही है और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सभी एनर्जीज़ में हीट भी एनर्जी है। सभी एनर्जीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बहुत सारे ऊर्जा के रूप हैं, लेकिन सभी ऊर्जाओं में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस प्रकार की ऊर्जा का किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा यूज़ किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है हमारे रोज के जीवन में। सुबह से शाम तक, रात तक बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा जीवन बहुत कठिन सा लगता है ना। जिस दिन लाइट चली जाती है, लाइट ख़राब हो जाती है, उस दिन लगता है कि क्या सारा सुख चैन खो गया है हमारा। आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेजुअली बिकेम नोन विद बेंजामिन फ्रैंकलिन्स एक्सपेरिमेंट विद अ काइट ऑन अ स्टॉर्मी नाइट इन फिलाडेल्फिया। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी खोजें की हैं। इन्होंने ही बताया कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मतलब नामकरण किया था इन्होंने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का। ओके, तो इनके आने के बाद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रोडक्शन के क्षेत्र में भगवान ही इलेक्ट्रिसिटी पहले पैदा करते थे, बिजली चमकती थी, इंसान नहीं पैदा कर पाते थे। लेकिन इन्होंने जब से चार्ज की खोज की और चार्ज के फ्लो के विषय में थोड़ा सा बताया, तब से इलेक्ट्रिसिटी की खोज में एक बढ़िया परिवर्तन हुआ और इलेक्ट्रिसिटी को हम अपने रोज के जीवन में यूज़ करना हमने शुरुआत किया। राइट, तो बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है बेंजामिन फ्रैंकलिन का आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में। आगे चलते हैं। थॉमस एडिसन चेंज्ड एवरीबॉडीज लाइफ बाय इन्वेंटिंग द इलेक्ट्रिक बल्ब। जब से थॉमस अल्वा एडिसन ने, आपको मालूम है, बल्ब का आविष्कार किया था, है ना। तो जब से थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, तब से हमारे रोज के जीवन में बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। बहुत सारे बदलाव हमारे जीवन में हुए, बहुत सारे परिवर्तन हो गए, चेंजेस हो गए। टिल 1879 इलेक्ट्रिसिटी in the form of direct current was used in arc lights for outdoor lighting, right? तो till 1879 1879 तक इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, राइट। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका इस्तेमाल केवल डायरेक्ट करंट के रूप में होता था, डीसी करंट के रूप में होता था, और जिससे हम वॉज यूज इन आर्क लाइट्स फॉर आउटडोर लाइटनिंग। बस घर में या घर के थोड़ा सा बाहर तक ही हम उसे यूज़ कर पाते थे। जैसे सोर्स रखा है जहाँ पे, वहाँ से कुछ दूरी तक ही हम घर के आसपास ही अपने उसका इस्तेमाल, उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर पाते थे। यानी कि डीसी करंट को बहुत दूर तक भेजा नहीं जा सकता है, राइट। बहुत दूर तक भेजने में, डीसी करंट के थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत दूर तक भेजेंगे तो एनर्जी उतनी इफ़ेक्टिव दूर जाने पर नहीं होगी, यानी बहुत सारी एनर्जी हमारी लूज़ हो जाएगी, एनर्जी में लॉस ज़्यादा होगा। तो इस वजह से हम अपने घर के आसपास ही, घर में ही अपने डायरेक्ट करंट से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर पाते थे। जैसे कि देखो, आज आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, तो आप उस इन्वर्टर से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसका इस्तेमाल आप अपने घर में ही करते हो, ना कि आप उसका इस्तेमाल 10 किलोमीटर दूर कर पाओगे, या आप वायर से 10 किलोमीटर दूर बल्ब चला पाओगे, नहीं कर पाओगे। कर सकते हो, लेकिन उतनी इफ़ेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाएगी उस स्थान पर, दूरी पर। ओके, इन द लेट 1800s निकोला टेस्ला केम अप विद इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। वाओ, 1800 ईस्वी के बाद निकोला टेस्ला नाम के एक साइंटिस्ट हुए, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला नाम के एक वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने क्या किया, जिनके आने के बाद, जिनकी खोजों के बाद निकोला टेस्ला ने बताया कि आप इलेक्ट्रिसिटी को अल्टरनेटिंग करंट के रूप में कैसे यूज़ करोगे, इस पर इन्होंने खोज की।
तो इनके आने के बाद में निकोला टेस्ला जी के बाद में जिन्हें क्या किया, निकोला टेस्ला जी ने क्या किया, करंट के अल्टरनेटिंग फॉर्म को बनाया और अल्टरनेटिंग करंट को यूज़ करना इन्होंने स्टार्ट किया। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में एक बेनिफिट ये है, अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा बेनिफिशियल है डायरेक्ट करंट की कंपैरिजन में, क्योंकि आप इसको दूर तक इसकी सप्लाई कर सकते हो। जैसे देखो पावर हाउस कहाँ पर है और हमारे घरों में कहाँ पर सप्लाई होती है, दूर दूर तक सप्लाई होती है पावर हाउस से, राइट। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है जो हमारे घरों में आती है, ओके, प्रत्यावर्ती धारा जिसे कहते हैं, विच कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर मच ग्रेटर डिस्टेंसेस दैन डायरेक्ट करंट। ओके, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट करंट की तुलना में अल्टरनेटिंग करंट को बहुत दूर तक सप्लाई किया जा सकता है। इट इज़ ओनली ड्यू टू टेस्लाज इन्वेंशन, ये केवल टेस्ला का ही आविष्कार है जिसकी वजह से दैट वी आर एबल टू गेट इलेक्ट्रिसिटी एट आवर होम्स, कि हम अपने घरों पर बैठ कर के इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर रहे हैं, एंड प्रोवाइड पावर टू इंडस्ट्रियल हाउसेस, और जो औद्योगिक घर हैं, उद्योग जहां स्थापित हैं वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जा रहा है, वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब समझने जा रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन एटम टू अनदर, आइए हम अब समझेंगे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे चलता है, कैसे भागता है, फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम में, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो होता है, इसे हम आगे सीखेंगे। नॉलेज ऑफ एटम्स इज इम्पोर्टेंट, इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि पहले हम एटम को जाने, है ना। हमें ये जानना है कि भाई साहब चार्ज कैसे फ्लो होता है एक एटम से दूसरे एटम में, तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है कि पहले हम एटम को जान लें, एटम क्या है, एटम कैसे बना है। तो आइए एटम के बारे में जानते हैं। एटम्स आर टीनी पार्टिकल्स दैट मेक एन एलिमेंट, एटम ऐसे टीनी पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं जो क्या करते हैं, एलिमेंट का निर्माण करते हैं, पदार्थों का निर्माण करते हैं। परमाणु से ही तत्व पदार्थ बनता है। दे आर सो स्मॉल, परमाणु इतने छोटे हैं दैट मिलियंस ऑफ देम वुड फिट ऑन द हेड ऑफ पिन, कि जो पिन की हेड है, ये इसको हेड कहते हैं, हेड ऑफ पिन, राइट। पिन की जो हेड है इस पर अरबों खरबों परमाणु इस छोटे से पिन पर इकट्ठा हो सकते हैं, रह सकते हैं। इतना छोटा परमाणु कि इस पर खरबों परमाणु इस पर आकर रुक जाएंगे। एटम्स आर मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है बुक में। एटम्स आर मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम तीन तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है। कौन कौन है वो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किससे मिलकर बना हुआ है एटम? परमाणु किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। ओके, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर वेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटे हैं। बट इलेक्ट्रॉन्स आर मच मच स्मॉलर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो इनसे बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, और भी बहुत छोटे हैं। हाँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन छोटे हैं, मगर इलेक्ट्रॉन उनसे भी बहुत ज़्यादा छोटा है, राइट। जैसे तुम्हारे दादाजी हो गए, तुम्हारे पापा जी हो गए और तुम हो गए, राइट। तुम्हारे पापा जी दादाजी से छोटे हैं, लेकिन तुम अपने दादाजी से बहुत बहुत छोटे हो, राइट। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत ज़्यादा छोटा है। द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। परमाणु का एटम का जो सबसे बीच वाला भाग है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। द सेंटर ऑफ एन एटम, एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, बीचों बीच का जो भाग है, बीचों बीच का जो पार्ट है, उसे आप न्यूक्लियस कहोगे। क्या कहोगे?
न्यूक्लियस। बात समझ में आई? यस। क्या बोलेंगे उसको? न्यूक्लियस बोलेंगे, राइट। कैसे समझेंगे इसको हम लोग? चलो मान लेते हैं कि अ, आपके पास में एक बहुत बड़ा सा मैंगो है, राइट। यू हैव अ वेरी बिग मैंगो, और उसका जो बीज है वो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा बीज है उसमें, राइट। हाँ, उसका जो बीज है वो बहुत छोटा सा है। ओके, तो जो छोटा सा बीज है वो क्या है? न्यूक्लियस है। मैंगो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सा मैंगो है, लेकिन उसका जो बीज है वो जितना बड़ा होता है उतना बड़ा नहीं है, वो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। तो जो छोटा सा बीज है वो क्या है? न्यूक्लियस है। इस तरह से एटम होता है, राइट। एटम बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो उसका न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा सा होता है। ओके, वैसे एटम भी छोटा होता है, लेकिन न्यूक्लियस के कंपैरिजन में हम एटम को बड़ा बोलेंगे। जब हम एटम और न्यूक्लियस को कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे कि एटम बड़ा है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है। न्यूक्लियस कहाँ रहता है? एटम के सेंट्रल पार्ट में, एटम के बीचों बीच में रहता है। अच्छा, एटम होता कैसा है? एटम स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। जैसे बॉल होती है ना तुम्हारी, उसी फुटबॉल जैसे होती है या बॉल होती है, उस तरह से स्फेरिकल गोल होता है एटम, राइट। गोल होता है, एकदम गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। और जो न्यूक्लियस होता है वो इसके एकदम बीच में, सेंटर पर होता है, अंदर, बॉल के अंदर बीचों बीच जो होगा वो छोटा सा पॉइंट, वो क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ओके, तो the center of an atom is called the nucleus. Electrons spin around the nucleus in shells at a great distance from the nucleus. जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर स्पिन करते हैं, घूम रहे होते हैं, राइट। न्यूक्लियस के चारों ओर, एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? घूम रहे होते हैं। किस में घूम रहे होते हैं? शेल्स में घूम रहे होते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको शेल कहते हैं। एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बहुत दूर शेल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे होते हैं, राइट। आइए हम इसको जो है ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि कैसे न्यूक्लियस होता है। ये देखो, छोटा सा न्यूक्लियस है, राइट, और इसके चारों ओर ये आपका स्फेरिकल शेल है, गोल सर्कुलर शेल है ये, राइट। और ये एटम है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये न्यूक्लियस है छोटा सा, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, और न्यूक्लियस अपनी जगह पर फिक्स होता है। न्यूक्लियस नहीं घूम रहा होता, न्यूक्लियस फिक्स होता है, वो कहीं भी भागता नहीं है। भागने वाले कौन है? इलेक्ट्रॉन है। कहाँ भागते हैं? शेल में भाग रहे होते हैं, शेल में स्पिन कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये इसको शेल बोलते हैं, ये शेल है। और भी शेल होते हैं इसके चारों न्यूक्लियस के चारों बहुत सारे शेल होते हैं, और हर शेल में कौन रह सकता है? इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ओके, हर शेल में इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट शेल में न्यूक्लियस की परिक्रमा करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं और यहाँ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन कौन रहते हैं? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट। तो इस तरह से आपका एटम बनता है। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर शेल में न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत दूर परिक्रमा कर रहा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में। द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी ओर खींचता है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। बात समझ में आई? जैसे देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है,
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को इधर खींचता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को इधर खींचता है, राइट। दोनों में क्या होता है, इस एक दूसरे को ऐसे खींचते हैं कि दोनों एक दूसरे के पास आ जाएं, तो इसको हम कहते हैं अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। समझ में आई बात? ओके, आइए आगे चलते हैं। दे बोथ कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या कैरी करते हैं, दोनों ही चार्ज को कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैरी करते हैं। एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इज अ फोर्स विद इन द पार्टिकल। एक इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रिकल चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग रहा है। प्रोटॉन्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसको एज इट इज़ आप याद कर लीजिए कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी प्रोटॉन में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। बात समझ में आई? प्रोटॉन में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? जितना प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होगा। आपको बता दें प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन में चार्ज ईपी को मैं बोल रहा हूँ, प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब ये कूलम क्या है, कूलम्स इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ये चार्ज की यूनिट है, चार्ज का मात्रक है, चार्ज की इकाई, बहुत जरूरी याद रखना। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, राइट। तो जितना चार्ज प्रोटॉन पर है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर है। फर्क क्या है, इसमें पॉजिटिव है और इसमें नेगेटिव है। ओके, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर चार्ज के मैग्नीट्यूड, चार्ज की मात्रा बराबर होती है, लेकिन उनका नेचर अलग अलग होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। आइए आगे चलते हैं। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्ज हो गया, तो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अगर पॉजिटिव चार्ज हो और पॉजिटिव चार्ज हो तो इनमें रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये इसको इधर भगाएगा, ये इसको इधर भगाएगा, इसको प्रतिकर्षण बोलेंगे, दूर दूर हो जाएंगे दोनों। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों लाइक चार्ज है, ओके, लाइक चार्ज है, ये भी लाइक चार्ज है, तो लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी रिपल्शन हो रहा है, यानी प्रतिकर्षण हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी अट्रैक्शन हो रहा है। तो समझने की कोशिश करना, जो डिसलाइक चार्जेस होते हैं वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि डिसलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। ओके, कम ऑन, मूव। When an atom is in balance, it has an equal number of protons and electrons. जब एक एटम बैलेंस में होता है तो इसमें, यानी कि एटम पर जब कोई चार्ज नहीं होता तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस पर चार्ज क्या होगा, 0 होगा, यानी कि उसको हम बोलेंगे बैलेंस है। द न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज एंड देयर नंबर कैन वेरी। न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए उनको न्यूट्रॉन नाम है, न्यूट्रल होते हैं वह, कोई चार्ज नहीं होता है। और एंड देयर नंबर कैन वेरी, और उनका जो नंबर है वो वेरी हो सकता है।
ज़रूरी नहीं कि जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन होंगे, राइट। न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन वेरी, चेंज हो सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स क्लोजेस्ट to the nucleus have a strong force of attraction to the protons. The electrons in the shells closest to the nucleus के पास जो इलेक्ट्रॉन है have a strong force of attraction to the protons. उसमें वो प्रोटॉन को ज़्यादा, जैसे ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा पास है, ये वाला पास है न्यूक्लियस के, तो प्रोटॉन इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसको भी करेगा अट्रैक्ट लेकिन इसको कम अट्रैक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ये दूर है, राइट। ये वाला प्रोटॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, इसलिए प्रोटॉन किसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जो पास में होगा। बात समझ में आई। तो जो पास वाली शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको न्यूक्लियस यानी कि उसको प्रोटॉन ज़्यादा अट्रैक्ट करता है दूर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की अपेक्षा। आइए, these electrons can be pushed out of their orbits. These electrons can be pushed out of their orbits. इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं हम, ऑर्बिट से बाहर निकाल सकते हैं। Applying a force can make them move from one atom to another. फोर्स डाल करके या एनर्जी दे करके हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से बाहर निकाल सकते हैं और दूसरे एटम में भेज सकते हैं। These moving electrons are the basis of electricity. यही जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, चालक इलेक्ट्रॉन है, जो चलने वाले इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। यही इलेक्ट्रिसिटी के कारक हैं, इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, यस। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन गिव यू अ शॉक। आपने देखा कि एक इलेक्ट्रिक करंट आपको झटका देता है, शॉक देता है। इफ़ यू टच एन इलेक्ट्रिकल पॉइंट विद वेट हैंड्स, अगर आप भीगे हाथों से उसको छू लो तो क्या करेगा, आपको झटक देगा। यू विल फील अ शॉक। वार्निंग, डू नॉट ट्राई इट एट होम। ऐसा कभी आप घर पर अपने नहीं करोगे कि नंगे तार को अपने हाथों से छू लो। द वाटर मिक्सड विद योर बॉडी साल्ट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके बॉडी में जो वाटर है उसमें साल्ट मिला हुआ है। आप नमक खाते हो, नमक साल्ट है, और भी चीज़ें हम लेते हैं उसमें भी साल्ट मिली होती हैं, दवाइयाँ खाते हैं उनमें भी साल्ट होती हैं। तो हमारी बॉडी में वाटर है, वाटर में साल्ट मिक्स है बहुत सारे फॉर्म्स में, बहुत सारे मेटल्स के सॉल्ट हैं हमारी बॉडी में, जिसकी जो क्या होते हैं, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं, इस वजह से हमें शॉक फील होता है, हमें झटका महसूस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने ये डिस्कस किया है और आपने रीडिंग की है। आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा ये, और आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।